चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जितने बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा पिछली वीडियो की वजह से, उतने की मल्टीप्लाई बाई 10 का गिफ्ट मैं रजनीश सर को दूंगा। तो इस वीडियो के बीच में मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों की वजह से मैं रजनीश सर को कितने का क्या गिफ्ट देने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तब तक हम वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सर की बहुत मेहनत की हुई पीपीटी के थ्रू मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से चैप्टर समझा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में आप लोगों के लिए भी एक कंपटीशन है छोटा सा। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे अब हम। सबसे पहले करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात। तो बेटा, जो पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो मुंबई में 1854 में खोली गई थी। सबसे काम की बात, जो कॉटन टेक्सटाइल है मेनली ये महाराष्ट्र और गुजरात में है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में रॉ कॉटन को उगाने के लिए ब्लैक सॉइल अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल जहाँ पर होगी वहाँ कॉटन आसानी से उगती है, इसलिए ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम रेगोर भी है। ठीक है, याद रखिएगा, रेगोर, REGUR, रेगोर सॉइल भी कहते हैं इसे। अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है महाराष्ट्र गुजरात दोनों में। लेबर अवेलेबल है अच्छी, चीप एंड स्किल। मॉइस्ट क्लाइमेट है जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की कॉटन उग सकती है। यहाँ से कॉटन को जापान, USA, UK, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल 3 तरीके से बनाई जाती है। एक हाथ से, हथकरघा से यानी हैंडलूम से। दूसरा पावर मशीन, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले चरखे यानी पावर लूम्स। और तीसरी होती है मिल्स, बड़े बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें मिल्स कहते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें अलग अलग प्रोसेसेस आती हैं। एक ही छत के नीचे अलग अलग प्रोसेसेस की जाती हैं। जैसे गिनिंग की जाती है। गिनिंग मतलब होता है फूल में से धागा निकालना। फिर स्पिनिंग की जाती है, जिससे धागा बनाया जाता है। फिर वीविंग, बुनना, जिससे कपड़ा बनता है। डाइंग मतलब रंग चढ़ाना, उस पर रंग चढ़ाई जाती है। फिर डिज़ाइनिंग की जाती है। स्टिचिंग की जाती है, जब टेलरिंग कहते हैं यानी सिल देना। फिर पैकेजिंग, जो प्रोड्यूस बनता है उसे पैकेज करके रेडीमेड गारमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। ये सब एक ही मिल के अंदर में किया जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंज टू कॉटन इंडस्ट्रीज़ की। जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला, अच्छी कॉटन रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा हमारे देश में, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो मेन कॉटन का एरिया था इंडिया के बंटवारे के बाद, वो पाकिस्तान में चला गया। तीसरा, हमारे यहाँ जो मशीनरी है वो बहुत पुराने तरीके की है, मॉडर्न इनपुट्स नहीं है। चौथा, हमारे यहाँ पावर सप्लाई टूटती रहती है बीच बीच में, है ना, पावर सप्लाई कंटिन्यूस नहीं है। चौथा, अगर हम देखें तो पांचवा, हमारे पास लेबर का भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। ठीक है, लेबर का आउटपुट भी काफ़ी कम है। और लास्ट, हमारी कॉटन को सिंथेटिक फाइबर्स के साथ बहुत ही टफ कंपटीशन देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कॉटन की डिमांड कंपेरेटिवली कम होती जा रही है मार्केट में। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर की डिमांड ज़्यादा है, वो सस्ता और ड्यूरेबल होता है। कॉटन कंपेरेटिवली महंगी और कम चलती है, एक सीज़न चल जाए वो बहुत है। अब देखते हैं बेटा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर जो मेन है। तो जैसे अगर हम देखें तो सूरत, ये मुंबई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को तो ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा तीसरी जो बहुत पूछी जाती है वो कानपुर। ठीक है, कानपुर वाली आपसे बहुत पूछी जाएगी, कानपुर को ज़रूर याद रखिएगा। कानपुर के बाद एक आपसे कोयम्बटूर नीचे, ठीक है, ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए कोयम्बटूर दिख रही है, ये कोयम्बटूर। ये 3-4 इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आते हैं जूट इंडस्ट्री। जूट को देखते हैं बच्चों, आप लोगों ने ये जूट की रस्सी देख रखी होगी, जूट की आपने चटाइयाँ वगैरह देख रखी होंगी, इस तरीके के जूट के आपने मैट्रेस देख रखे होंगे, जूट से बनी हुई इस तरीके स्लीपर्स, हैंडबैग्स, कपड़े, जीन्स, सब कुछ मिलता है हमें मार्केट में। तो जूट की बात करते हैं, जूट के बारे में देखते हैं। तो इंडिया जूट के मामले में दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, रॉ जूट को प्रोड्यूस करने वाला होगा, लेकिन हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। बांग्लादेश नंबर 1 पर है, हम नंबर 2 पर आते हैं। अगर हम देखें तो 70 जूट मिल्स हमारे देश में पाई जाती हैं। 70 जूट मिल्स हमारे देश में है, 70 जूट मिल्स हमारे देश में है। इसके बाद जो फर्स्ट जूट मिल हमारे देश में सेटअप की गई थी वो रिश्रा यानी कोलकाता में 1859 में डेवलप की गई। जूट जो है, जूट की मदद से रस्सी बनाई जाती हैं, बैग्स, कारपेट्स, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है कि गोल्डन कलर का इसलिए गोल्डन फाइबर कहते हैं, नहीं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, यानी अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैरिंग बैग्स बनाना, है ना,
तो रोप्स, कपड़े वगैरह सब कुछ बनाने में, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जितनी भी जूट मिल्स हैं वो बेसिकली हुगली रिवर के पास में है, किनारे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसका कारण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पूछता ही पूछता है। पहला, यहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है जो कि बहुत सस्ता है, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज सबकी फैसिलिटी अवेलेबल है मिल तक। इसके अलावा यहाँ पे जूट है, जो बहुत सारा जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, वो नदियों से मिल जाता है ना। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार की जो सस्ती लेबर मिल जाती है यहाँ पर। कोलकाता एक अर्बन सेंटर है जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है। इन सब कारणों की वजह से इंडिया की जितनी मेनली जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो सब हुगली रीजन के ही किनारे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप प्लीज़ ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जाते हैं चैलेंजेस फेस बाय द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं? पहले तो ये कि इसका सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट के साथ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। दूसरा ये कि जूट प्रोड्यूस करने वाले दूसरे देश जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इंग्लैंड, थाईलैंड और इजिप्ट, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर भी जूट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, उनके साथ में भी हमें कॉम्पिटिशन फेस करने को मिल रहा है। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी जिसका ऑब्जेक्टिव था हमारे देश में जूट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और जो जूट प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स हैं उनको अच्छे प्राइस मार्केट से दिलवाने के लिए इंश्योरिटी देना। इसके अलावा पर हेक्टेयर में जूट की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। तीसरी इंडस्ट्री जाते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज में, जिसमें नाम है शुगर इंडस्ट्री। आप में से ज़्यादातर लोगों ने शुगर के सबके सब आदी रहे होंगे, सबके सब ने सब शुगर खाई होगी। ये वाली शुगर मैंने नहीं खाई आज तक, है ना। ये क्यूब शुगर होती है, बाहर मिलती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती। मैंने नहीं खाई, मैं फैक्ट बताता हूँ, है ना। लेकिन ये आपने चीनी किसी ना किसी चीज़ में खाई ज़रूर होगी बचपन से। सबके सब चीनी के मीठे रहे, मतलब चीटा रहे होंगे। हमारे यहाँ तो यही बोलते थे कि हम बनियों में ना चीनी बहुत खाई जाती है, मीठा बहुत खाया जाता है बेसिकली। तो बोला जाता है कि हाँ बनिए पंडित, हम लोग चीनी के चीटे होते हैं। चलो आप लोगों भी होगे, ठीक है। शुरू करते हैं। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है चीनी प्रोड्यूस करने के मामले में, है ना। और फर्स्ट नंबर पर आता है गुड़ और खांडसारी प्रोड्यूस करने के मामले में। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे ब्राज़ील है, याद रखिएगा। रॉ मटेरियल, इसका जो रॉ मटेरियल होता है काफ़ी बल्की होता है। क्यों? चीनी किससे बनती है? शुगर केन से। और गन्ना हल्का होता है, भारी, ट्रैक्टर में भर भर के जाते हैं, आप लोगों ने देखा ना। तो काफ़ी बल्की रॉ मटेरियल चाहिए होता है। 2010-2011 की बात करते हैं तो 662 शुगर मिल्स थी जो पूरे इंडिया में फैली हुई थी, जिसमें मेन स्टेट थे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश वगैरह। यहाँ पर 662 शुगर मिल्स थी जो कि सरकारी और प्राइवेट तौर पर काम कर रही थी। अगर हम मेजर चैलेंजेस की बात करते हैं इस सेक्टर के, तो सबसे पहला ये है कि ये सीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं। जब गन्ना कट कर आता है उसी सीज़न में इन्हें काम मिलता है, वरना बाकी टाइम बंद हो जाती हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्शन की टेक्निक है काफ़ी पुरानी और कम एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। दूसरा ये है कि गन्ने को अगर देखो, मान के चलो गन्ना यहाँ लादा गया, इंडस्ट्री यहाँ पर है, जितनी दूरी होगी इनके बीच में गन्ना उतना सूख जाएगा रास्ते में, जिसकी वजह से शुगर लॉस हो जाती है, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा बेटा हमें जो इसका बैगैस होता है, यानी जब हम गन्ना पिस जाता है तो गन्ने का जो बचा हुआ छिक्कल होता है, इसकी मदद से भी हम देखो, बड़े बड़े जितने भी डेवलप देश हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इसकी मदद से। क्यों? क्योंकि ये आसानी से जलाया जा सकता है। तो जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जहाँ पे कोयला जला के बिजली बनाते हैं, उसकी कोयले की जगह इसको जलाया जा सकता है और बिजली बन सकती है। लेकिन हमारे देश में इसका यूज़ ही नहीं किया जाता, है ना। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश में। आते हैं शुगर इंडस्ट्री की। शुगर इंडस्ट्री क्यों नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं? तो पहले जो यूपी और बिहार थे ये शुगर केन के मुख्य प्रोड्यूसर हुआ करते थे, इसी वजह से शुगर मिल्स पहले इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज देखेंगे तो शुगर मिल्स महाराष्ट्र और कर्नाटका में बढ़ गई हैं। इसके रीज़न क्या है? पहला तो ये कि सदर्न रीजन में जो शुगर केन की पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गया है ना। ब्लैक सॉइल की प्रेजेंट की वजह से, क्योंकि ब्लैक सॉइल में शुगर केन अच्छे से उग सकता है, इसलिए साउथ में अब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये महाराष्ट्र और कर्नाटक ना ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और ट्रॉपिकल रीजन में बच्चों धूप भी अच्छी पड़ती है और बारिश भी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ के गन्ने में सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा होता है। यही कारण है ब्राज़ील में चीनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ के गन्ने में सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा है। जो मिल्स और मशीन्स हैं जो सदर्न स्टेट में लग रही हैं वो नई और मॉडर्न मशीनरी है वहाँ पर। इसके अलावा जो क्रशिंग सीज़न है वहाँ पर, जहाँ पे गन्ने को क्रश किया जाता है ना। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो वो कम टाइम के लिए होता है, लेकिन सदर्न इंडिया में वो ज़्यादा टाइम के लिए हो पाता है। इसके बाद जो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ये, क्योंकि
हमारे नॉर्दर्न रीजन में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिविजुअल यानी प्राइवेट हैं, ज़्यादातर घाटे में चल रही हैं, इसलिए बंद हो रही हैं। जबकि सदर्न इंडिया में ये ज़्यादातर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, यानी एक हो गया चीनी मिल का मालिक और ये हो गए फार्मर्स। फार्मर्स इन्हें अपना गन्ना देते हैं, ये इससे क्या करते हैं, चीनी प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हैं और प्रॉफिट को ये दोनों मिलकर आपस में शेयर कर लेते हैं। तो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स खुलने की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटका में शुगर मिल्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो आज तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना उसमें कितना सर को कितना दिया। तो देखते हैं ज़रा बच्चों, सर के पार्ट पर आते हैं कि हम ये देखते हैं सर के लिए लास्ट वीडियो ने कैसे कैसे कितना कितना हो पाया। देखिए ज़रा 1 मिनट रुकेगा, आप लोगों की वजह से आप लोगों ने सर को कितना जितवाया है ये इसको ज़रा 1 सेकंड में, ज़रा नेट खुल गया। ये थी हमारी लास्ट वीडियो जिसमें बिग थैंक्स टू रजनीश सर, बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे 271, मतलब मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग व्यूज़ भी ज़्यादा है, इम्प्रेशन रेट सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर मैं इसके एनालिटिक्स पे देखूँगा, ठीक है ना, इस वीडियो के, तो आ जाते हैं बच्चों एक बार वीडियो एनालिटिक्स, यहाँ पर आते हैं। आप लोगों ने 4 सब्सक्राइबर्स गेन करवाए हैं, तो 4 यानी मैं इसको राउंड फिगर में 5 ले जाता हूँ, ठीक है। तो एक 50 to 100 रुपीज़ तक का गिफ्ट मैं अपनी तरफ से आप लोगों के कंट्रीब्यूशन मान के रजनीश सर को गिफ्ट करूँगा वाला हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर 40 भी हो सकते थे, 400 भी मल्टीप्लाई 10 से होकर मैं उनको दे सकता था, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए भी बच्चों एक छोटा सा गेम है, वो ये वीडियो को जैसे ही आप देखें आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसको भूल जाना, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अपना नाम ज़रूर डाल देना कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।